दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। MPSIL स्ट्रीम में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपको लेकर आए संविधान का आगे का पार्ट। संविधान में दोस्तों इससे पहले दोस्तों मैंने मूल अधिकार बता चुके हैं। दोस्तों पिछली वीडियो दोस्तों प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में बताया है कि मौलिक अधिकार बताए हैं। दोस्तों प्ले लिस्ट का नाम है संविधान A to Z। दोस्तों संविधान के पूरे अनुच्छेद बाई अनुच्छेद उसी प्ले लिस्ट में डालते रहेंगे, दोस्तों आप देखते रहना। अब दोस्तों आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वो दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक दिए हुए हैं नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले वाले दोस्तों थे मौलिक अधिकार थे, वो मेरे कहाँ से कहाँ तक थे? वो थे दोस्तों 12 से 35 तक। 12 से 35 तक थे। और उससे आगे का पार्ट ये रहा दोस्तों 36 से 51 तक। अब दोस्तों जानेंगे नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। दोस्तों BN राव जो संविधान के सलाहकार थे, BN राव ने बताया इनके लिए, इन्होंने विचार किया कि ये तो जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं तो इनमें क्या है, इनमें जो है नागरिकों के अधिकार दिए हुए हैं। इसमें जो है स्वयं जो है न्यायालय के पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई समस्या होती है, किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। और दोस्तों हाई कोर्ट जाने के लिए हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। और दोस्तों इसमें ये चीज़ नहीं है। इसमें जो है कहने का मतलब ये है कि सरकार के लिए एक हिसाब से देखा जाए कि एक तरफ जो है अधिकार दे दिए और एक तरफ जो है उनके लिए रोकथाम के लिए लगाया गया। वही BN राव ने दोस्तों इनके लिए बोला था, फर्स्ट भाग बोला, ये भी मूल अधिकारी है। फर्स्ट भाग बोला और सेकंड भाग में क्या दिया? सेकंड भाग क्या है? नीति निर्देशक तत्व। फर्स्ट में क्या है? मौलिक अधिकार। इन्होंने ये इस हिसाब से भाग डिवाइड कर दिए फर्स्ट सेकंड करके। अब नीति निर्देशक तत्व आए कहाँ से? ये दोस्तों आए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से आए दोस्तों। अब आयरलैंड में कहाँ से आए दोस्तों? एग्जाम में बाई चांस पूछा जा सकता है कि आयरलैंड के संविधान में ये कहाँ से आए। ये दोस्तों आए थे स्पेन से। कहाँ से आए थे? स्पेन से। अब दोस्तों पूछा जाए स्पेन में कहाँ से है दोस्तों? स्पेन में क्या है? स्पेन में दोस्तों खुद ही बनाए गए थे ये। अब KT शाह, इसमें KT शाह जो भी एक विद्वान थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि नीति निर्देशक तत्व इस हिसाब से है कि आप बैंक में चेक दीजिए तो बैंक अपने हिसाब से अपने नियमों के अनुसार जो है उसके लिए फॉलो करेगी, वो कि तुम्हारे नियमों से फॉलो नहीं करेगी। इसके लिए अम्बेडकर साहब आते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो लोक कल्याण के लिए, लोक मतलब लोगों और कल्याण मतलब लोगों की भलाई या फिर मतलब लोगों के फायदा के लिए, और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की इन्होंने इसमें ऐड जोड़ा। उसके बाद दोस्तों आते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 शुरुआत होती है दोस्तों, अनुच्छेद 51 तक खत्म हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 36 में क्या है दोस्तों? इसमें दिया है राज्य की परिभाषा। इसी हिसाब से अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार में दोस्तों उसमें भी परिभाषा दी गई है, मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है। इसी हिसाब से इसमें भी परिभाषा। दोस्तों संविधान में परिभाषा केवल 2 ही जगह दी गई, एक जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में और एक जो है मौलिक अधिकारों में। फिर उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 37। इसमें दोस्तों क्या है? न्यायालय में परिवर्तनीय और बाध्य नहीं है। कहने का मतलब ये है अगर कोई समस्या होती है तो डायरेक्ट आप न्यायालय नहीं जा सकते, वही चीज़ इसमें कही गई है। न्यायालय परिवर्तनीय है। इसमें जो है राज्य सरकार के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। जो राज्य सरकार करेगी वही होगा, जो राज्य करेगा वो ही होगा। राज्य दोस्तों, राज्य से मतलब ये है कि राज्य का मतलब ये है एक भारत जो है कहा है एक राज्य कहा जाएगा। फिर उसके अंदर जो आते हैं छोटे छोटे राज्य आते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों एक क्षेत्र के लिए क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फिर अनुच्छेद 38 में कहा गया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि और सामाजिक आर्थिक न्याय। लोक कल्याण मतलब लोगों की भलाई के लिए, अभिवृद्धि मतलब समाज के लिए बढ़ाने के लिए, आर्थिक न्याय, आर्थिक मतलब कि कुल मिला के आर्थिक का मतलब है मतलब गरीबी नहीं, मतलब सबके लिए बराबर का अधिकार होना चाहिए। फिर उसके बाद अनुच्छेद 39 आता है। अनुच्छेद 39 क्या है? स्त्री और पुरुष, मतलब स्त्री और पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब जो समान कार्य करेगा उसके लिए समान ही वेतन दिया जाएगा।
उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 39 का, अब देखा जाए दोस्तों 39 का मतलब क्या होता है। 39 का मतलब ये है कि जो है ये जो है बाद में जोड़ा गया। 39 का जो है बाद में जोड़ा गया। इसमें क्या किया, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, मतलब एक जैसा न्याय और विधि की सहायता निःशुल्क। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आपके खेत पर कब्जा कर ले तो आप तो मतलब कि आप थाने में जाएं तो आप दरोगा जी से सलाह ले सकते हैं, अगर वो चाहेंगे तो। नहीं चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, पैसे ले देने की बात करेंगे। तो वो दोस्तों सरकार के हिसाब से क्या है दोस्तों, निःशुल्क विधि का मतलब है कानूनी सहायता जो है मतलब फ्री मिलेगी। फिर अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत संगठन, जो ग्राम पंचायत का संगठन होता है वो दोस्तों क्या है, अनुच्छेद जो है 40 में है। ग्राम पंचायत संगठन में दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर में थोड़ा वाद विवाद था इस बात को लेकर कि गांधी जी कह रहे थे ग्राम पंचायत होना चाहिए, अंबेडकर कह रहे थे नहीं होना चाहिए। उनका कारण ये था, गांधी जी का कारण, उनका अंबेडकर का कारण ये था कि जो है ग्राम पंचायतों में मुखिया जो बनाया जाएगा वो पैसों के लिए खा जाएगा, जनता के पास नहीं पहुंच पाएगा। अंबेडकर का कारण ये था। और गांधी जी का कारण ये था कि अगर 100 रुपये केंद्र सरकार से आते हैं तो कम से कम आधे मतलब ख़त्म हो जाएंगे तो थोड़े बहुत तो पहुँचेंगे ही। तो उस हिसाब से दोस्तों इसका दोस्तों डिसीजन हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसीलिए इसके लिए नीति निर्देशक तत्व में रखा जाता है, क्योंकि ये अगर कोई राज्य चाहेगा तो ग्राम पंचायत रखेगा, अगर नहीं चाहेगा तो ग्राम पंचायत नहीं रखेगा। वो दोस्तों कंपलसरी नहीं है हर एक राज्य में ग्राम पंचायत हो। जैसे कि देखा है दिल्ली में दोस्तों ग्राम पंचायत नहीं है। उसी हिसाब से दोस्तों अनुच्छेद 41 की बात आती है तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। अनुच्छेद 41 दोस्तों कुछ दशाओं में सरकारी सहायता का मतलब ये तो 15 अगस्त 1995 के लिए दोस्तों योजना आई थी, इंदिरा गांधी के नाम से आई थी। इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना और फिर ये विकलांग की पेंशन वगैरह 4-5 तरीके की पेंशन आई थी। वो दोस्तों कुछ हद तक इस अनुच्छेद के लिए फॉलो करता है। फिर अनुच्छेद 42 की बात आती है, न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, मतलब कि न्याय संगत और मतलब मानव की उचित दशाओं को प्रसूति सहायता का संबंध। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 43 में क्या होता है, कामगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कठोर उद्योगों का। फिर दोस्तों अनुच्छेद 43 होगा, फिर कर्मकारों के लिए मतलब जो काम करने वाले मजदूरों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन, मतलब कि छोटे छोटे उद्योगों के लिए प्रोत्साहन। जैसे देखा होगा दोस्तों आज के टाइम में दोस्तों लोन वगैरह दिया जाता है जो धंधा करने के लिए, कोई ना कोई धंधा खोलने के लिए। उसी हिसाब से दोस्तों ये सरकार चाहेगी तभी होगा, वैसे नहीं। इसमें जोर जबरदस्ती किसी ने सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोस्तों अनुच्छेद 44 क्या कहता है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। सभी नागरिकों के लिए एक समान जो है कैसी सिविल संहिता। फिर उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है, बालकों को जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ये दोस्तों शिक्षा का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार में दिया गया है दोस्तों। इसमें भी बताया गया था, इसमें दोस्तों 86वां संविधान संशोधन है 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 जो दिया हुआ है। इसमें दोस्तों निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य जो है प्रत्येक बच्चे के लिए की गई थी। फिर अनुच्छेद 46 में क्या कहता है, SC और ST। SC मतलब अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति और दुर्बल मतलब कमजोर वर्ग के हितों के लिए अभिवृद्धि, मतलब उनके लिए ऊंचे उठाने के लिए बात की गई अनुच्छेद 46 में। फिर आते हैं अनुच्छेद 47 में क्या, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का खान पान जो है और जीवन स्तर के लिए ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, मतलब प्रत्येक राज्य का कर्तव्य बनता है कि जो है लोग मतलब स्वस्थ रहें, मतलब हर राज्य के स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। उस हिसाब से दोस्तों एक बात किसमें अनुच्छेद 47 में दी गई है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 48 में क्या किया गया, कृषि एवं पशुपालन संगठन। कृषि एवं पशुपालन संगठन जैसा दोस्तों ये दोस्तों बैंकों में होता है। बैंकों में क्या ये दोस्तों देते हैं, लोन वगैरह देते हैं, भैंस वगैरह ये है, गाय वगैरह जो भी लेना चाहें दोस्तों। आज के टाइम में तो गायों की बहुत ज़्यादा भरमार है। फिर अनुच्छेद 48 का कहता है, क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का कहता है दोस्तों, ये भी
आर्टिकल जो है जुड़ा हुआ है बाद में दोस्तों। इस हिसाब से एक ये था 39 का और एक ये है अनुच्छेद 48 का। पर्यावरण का संरक्षण मतलब पर्यावरण की देखभाल करना और उसको संवर्धन मतलब संजोए रखना, वन की देखभाल करना, वन में रहने वालों जीवों की रक्षा करना वो दोस्तों। फिर उसके बाद अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थानों को वस्तुओं को, मतलब कि जो राष्ट्रीय वस्तुएं मतलब पहले की जो वस्तुएं स्मारक वगैरह हैं, जैसे मान लिया अपना ताजमहल है, पुरानी यादगारें हैं जी, जिस ताजमहल है, लाल किला है, ये फिर गेट वे ऑफ इंडिया है, इस हिसाब से दोस्तों इनके लिए मरम्मत से रखना। उसके बाद दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, क्योंकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का मतलब है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का मतलब ये है कि जो है इसमें न्यायपालिका जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसीलिए दोस्तों इसमें जो है कोर्ट का कोई निर्णय नहीं होगा, राज्य का ही निर्णय होगा। फिर अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है मतलब बनी रहेगी और सुरक्षा में बढ़ाव होता रहेगा। दोस्तों आई होप आप ये समझे होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।